नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे भरत सोलंकी। अगर हम इनकी इंट्रोडक्शन देने चाहें तो बड़ा समय लग जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। सोलंकी साहब का स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी, माहौल कैसा लगा आपको? आप यहाँ पे आंकलन कर चुके होंगे, क्या स्थिति है कांग्रेस की इन 2 सीटों पे? लद्दाख की बात बाद में करेंगे। देखिए, जब से मैं आया हूं यहाँ काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, पार्टी के लीडरों से, कार्यकर्ताओं से, और उसके बाद कई लोकल लोगों से भी, व्यापारियों से, बहुत लोगों से मिलना हुआ। पर जो हालात हमने देखा कि लोग बड़े परेशान हैं, वो फील कर रहे हैं निगलेक्टेड, तबाही हो गई, और बड़े विश्वास और सुकून के साथ जिनको चुन के लाए थे, ऐसा फील कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने उनका द्रोह किया है। राइट। तो उसी वजह से वो चाहते हैं कि कोई विकल्प आए, मतलब अच्छे तरह से। ये ट्रांजिशन का जो पीरियड है, तो अभी मुझे फील हो रहा है कि लोग कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं अच्छी तरह से। जी। एक बड़ा परसेप्शन भी बन रहा है, अंडर करंट भी बन रहा है, एंड कॉमन मैन, पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं करता मैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता मैं, पर कॉमन लोग जो ओपन माइंडेड है, जिनका फिक्स थिंकिंग या फिलोसॉफी, आइडियोलॉजी नहीं है, वो मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ आगे आ रहे हैं। जी, लेकिन सोलंकी साहब, आपको क्या लगता है कि आपके मुताबिक लोगों में निराशा है, लोग नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं, क्रोध भी है, आक्रोश भी है, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? मसला ये है। आपका सवाल सही है कि ये जो ट्रांजिशनल फेज टाइम पास हो रहा है, हो चुका है मेरे मानने से, क्योंकि अभी तो चुनाव बहुत नज़दीक आ गया। उधमपुर में तो चुनाव मान लीजिए 19 तारीख को है। बिल्कुल, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे, आज 12 तारीख हो गई। जी जी। एक हफ्ता ही बचा है वोटिंग के लिए। जी। और 26 को यहाँ जम्मू में है। राइट। मेरे ख्याल से जो स्थिति 2004 में थी, वही स्थिति का रिपीटेशन 2024 में होगा। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बड़ी बात करती, 400 पार, क्या बात कर रहे हैं। पर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक स्टेट्समैन, पॉपुलर ऐसा लीडर, उसके होते हुए भी जो परिवर्तन आया, वही परिवर्तन, मैं तो गुजरात से आ रहा हूँ और हमारे प्रधानमंत्री भी वहीं के हैं, बड़े आंकड़े की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में। जी जी। पर मैं हर जगह परिवर्तन देखता हूँ। मुझे भी जब मैं यहाँ आया तो बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। लोकसभा में तो ये पिछले 2 चुनाव में ये जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, एमपी हैं उनके, और एक तो प्रधानमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर हैं डीओपीटी के, ताकतवर, सीबीआई, ईडी, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। और यहाँ भी रहा सवाल फाइनेंस, सपोर्ट, पैसा, सब कुछ है। पर जैसे मैंने देखा, अभी दोनों के नामांकन पत्र जब भरे गए हमारे उम्मीदवारों के, और रास्ते में, मैं कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, रास्ते में लोगों ने जो प्रतिभाव दिया, वेव करके, स्माइल करके, हाथ जोड़ के, तो मुझे लगता है कि बदलाव निश्चित है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी कैंपेन कर रही है, और दूसरी बात, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली की है जी, ये चर्चा का विषय भी है, और आज जाकर वो 370 के इर्द गिर्द अपना प्रचार करते हैं। और वो कह रहे थे आज कि कांग्रेस 370 को लेकर के जम्मू कश्मीर की आवाम को डराती रही है कि अगर 370 में संशोधन हुआ, हट गया,
तो कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आवाम ने, युवाओं ने कांग्रेसियों को आईना दिखा दिया, ये वर्डिंग इस्तेमाल की है। उन्होंने जो आंकलन किया वो सत्ता में रह के किया। सत्ता में आने के लिए उन्होंने जो भी वायदे किए, एक के बाद एक बहुत सारे, जम्मू कश्मीर के लिए भी उन्होंने काफ़ी बातें की थी। पर हालात जब देख रहे हैं 10 साल के बाद, चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे बेकारी की बात हो, रोज़गार की बात हो, प्रशासन की बात हो, लोग खुश होने के बदले परेशान होते गए। वो जो बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल कह रहे हैं जी, पर वो पॉलिटिकल बातों से अब जनता मानती है कि इस बातों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं। हमें जो चाहिए, हमारी ज़मीनें नहीं जानी चाहिए, हमें ज़मीन मिलनी चाहिए, हमें रोज़गार मिलना चाहिए। स्मार्ट मीटर से लेके बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे इशू है, बहुत सारे इशू हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं आया, स्थिति में कोई चेंज नहीं आया। जी। और यहाँ के रूल के बाद वो जो चाहे कर सकते थे जी, यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, न डेमोक्रेसी थी, न कोई असेंबली थी, न कुछ था जिससे कोई विरोध हो सके। तो वो चाहते अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, तो बहुत कुछ बदलाव यहाँ कर सकती थी। अब उल्टा ये फील हो रहा है कि बाहर से लोग आएंगे और हमारी जो भी संपत्ति है, ज़मीन है, माइनिंग है, जो कुछ है, या उसका कब्जा हमें मिलने के बजाय ये और लोगों को मिल जाएगा। ये इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं। जी। लेकिन सोलंकी साहब, कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं आप उनको परोस के दे देते हैं। जैसे खड़गे जी ने कहा कि 370 का सरोकार सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ है, लेकिन वो राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। जब सनातन की बात करते हैं, काहे सनातन को बीच में लाते हैं आप, कि अगर दोबारा से ये जीत के आए तो सनातन और मजबूत हो जाएगा। फिर क्यों आप कहते हैं कि अगर एक मरतबा फिर ये आए, ये संविधान में बदलाव करेंगे, देश में आग लग जाएगी। इस तरह के मुद्दे इनको सूट करते हैं और वो शायद आपको डैमेज भी करते हो। देखिए, बहुत बड़े मुद्दे हैं। जब संविधान बदलने की बात करते हैं तो संविधान इतना बड़ा है कि जिस संविधान ने 70 साल देश को इंटैक्ट करके रखा, डेमोक्रेसी को बचा के रखा, ट्रांजिशन ऑफ पावर जो भी हुआ वो ये संविधान की वजह से बड़ा स्मूथ हुआ। कांग्रेस की सरकारें थी, उसके बाद ऑपोजिशन की भी सरकारें आई जी। बीजेपी की सरकार वाजपेयी जी के टाइम में भी आई, अडवाणी जी भी दूसरी सरकार में थे और इनकी भी, मोदी जी की भी सरकारें आई। पर वो संविधान में थोड़ा बहुत चेंज आया। उसका जो मेन स्ट्रक्चर रहा, वो स्ट्रक्चर मजबूत होने की वजह से आज सब कुछ ठीक ठाक है। अगर वो संविधान को बिल्कुल आप तोड़ फोड़ के करना चाहें तो मुझे लगता है कि इस देश के लिए बड़ा डेंजर खतरा भारतीय जनता पार्टी। दो सवाल एक साथ में पूछूंगा। एक तो आपके मुताबिक, आपकी शब्दावली, आपके लब्बो लबाब से, इस वक्त डेमोक्रेसी वेंटिलेटर पे है आपके मुताबिक जी। दूसरा, संविधान को बदलने का मतलब 108 मरतबा तो ऑलरेडी यहाँ पे संशोधन हो चुका है, और कितना बदला जा सकता है? संशोधन को बदलना कहते हैं आप? ये दो सवाल एक साथ है मेरे जी। डेमोक्रेसी वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर या तो इन डेंजर, इसलिए कि जिस तरह का रूल कभी ये नहीं बना कि जो चालू मुख्यमंत्री हो, जो काम कर रहे हो, चाहे केजरीवाल हो या सोरेन जी हो, उनको आप कोई ईडी की बात या इनकम टैक्स की बात या कुछ न कुछ करके सीधे उनको जेल में डाल दे। ये कोई अच्छी ट्रेडिशन नहीं देख रहा हूं मैं। इंक्वायरियां भी होती रही, इंदिरा जी पर भी इंक्वायरियां हुई, उनके पर भी केस हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। पर जिस तरीके से इस देश पे अनेक लीडरों पर पॉलिटिकल वेंडेटा, ये बड़ा डेंजरस है, ये मिसयूज ऑफ पावर है। और अगर आदमी पूरे संविधान को चैलेंज करके, बेसिक जो संविधान है उस स्ट्रक्चर को बदलना चाहे, उसको बदल दे, तो मुझे लगता है ये
बहुत बड़ा खतरा देश के सामने, हमारी पूरे देशवासियों के सामने 140 करोड़ की जनता जो डाइवर्स सिटी है हमारी, प्राण, जाति, भाषा, सब कुछ, उसके लिए बड़ा खतरा पैदा होगी। जी, आपने संविधान को बदलने की बात कही। एक 108 मरतबा ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है, और किस तरह का आप सोचते हैं कि अगर ये दोबारा वापस आते हैं तो फिर संविधान को बदल देंगे? कैसे बदल देंगे? मुझे अब नहीं लगता कि वो ये होगा। जिस तरीके की 400 पार ये सब बातें वो करते आए हैं, वो चांस तो वो खुद ही समझ गए। अभी 400 पार की बात खुद प्रधानमंत्री भी नहीं करते, या उनके चीफ मिनिस्टर भी नहीं करते, या उनके नेता भी नहीं करते। सवाल संविधान में छोटे बड़े संशोधन को समय के हिसाब से करने पड़ते हैं। कांग्रेस ने भी किए हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है। पंचायती राज व्यवस्था लेके आए, और बहुत सारी एजुकेशन से लेके पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी चेंज करने के लिए ले आए, पर बेसिक फैब्रिक जिससे इंसान या मानवता, उसके जो राइट्स होते हैं फंडामेंटल, उसके साथ तोड़ मरोड़, उसके चाहे जीने का तरीका, काम करने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, रहने का तरीका, वहाँ तक फ्रीडम को अगर आप ढकोसले में डालना चाहे तो मुझे लगता है ये बड़ी डेंजरस बात है। सोलंकी साहब, आपका सियासी अनुभव क्या कहता है? आप 2004, 2014 और 2024, 2004 में शाइनिंग इंडिया का वो फ्लॉप हो गया। 2014 में करप्शन को लेकर के, कांग्रेस की करप्शन का मतलब बड़े उसको एग्जेजरेट किया गया, उससे जीते। अब 2024 को आप कैसे देखते हो? अंतर क्या देखते हैं आप 2004, 14 और 24? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। कुछ जवाब तो आपने भी दे दिया कि बड़े जोरों से बातों को फैलाया गया। हालांकि 2014 में जो एलिगेशंस कांग्रेस पार्टी के लीडर या सरकार पर लगाए गए, या 2G की बात हो या कोल की बात हो, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, सरकार उनकी, कानून उनका, पुलिस उनकी, सीबीआई उनकी, और जजेस, मतलब जुडिशरी पर भी इन्फ्लुएंस तो रहा। उसके बावजूद एक भी लीडर के सामने एक भी केस, वो 10 हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ साल में भी साबित नहीं कर पाए। पर कहने का मेरा मतलब है कि प्रचार का माध्यम को झूठ बारी बारी बोलते जाओ और झूठ को सच बना दो। ये बीजेपी का स्टाइल है, गोबेल्स का स्टाइल है। ये स्टाइल का उपयोग उन्होंने भरपूर किया। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैंने बात की, बहुत बड़े स्टेट्समैन रहे, उनके होते हुए भी इंडिया शाइनिंग की बात चली, फील गुड फैक्टर की बात चली, प्रमोद महाजन जी थे, बड़ा कैंपेन भी चला, उसके बाद बीजेपी बुरी तरह से गिर गई। आई एम सीइंग द सेम रिपीटेशन इन 2024। अभी जो साहब उनके साथ, उनके पास 2014 में एक मुद्दा था भ्रष्टाचार का, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में अभी उनके खिलाफ कोई ऐसे मुद्दे नहीं निकल पा रहे हैं। अब आपके पास कौन सा तुर्क का इक्का? सिर्फ यही संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है? हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जी। एक तो आपने पूरी सिस्टम को करप्ट करके, कॉमन मैन है जो हमारे 140 करोड़ की जो जनता है, उसके लिए काम करने बदले, जनता का राज उसके बदले, देशवासियों का राज उसके बदले, कुछ ही कैपिटलिस्ट के लिए आपने ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला। मानी की बात करने के लिए अडानी और उनके वाड्रा के चित्र जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए बात निकलेगी, उनकी पर्सनल बात होगी जी। और इसलिए उन्होंने केस बेस इंक्वायरी सब भी लगा चुके, कोशिश तो की होगी, हाँ। लेकिन कुछ निकला नहीं, समझिए जी। बात यह है कि आप कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आप जनता की बात करते, आप 2 करोड़ जॉब की बात करते हैं और युवा बेरोजगार हो जाता है। किसान को आप 3 काले कानून ले आए, कॉरपोरेट को आप पूरी की पूरी एग्रीकल्चर दे देना चाहते थे, लेकिन किसान
खुल के बाहर आया और राहुल गांधी ने उसका डट के समर्थन किया और उसी की वजह से 3 काले कानून छोड़ने पड़े। जी। उसके बाद अभी भी आपने कहा था कि किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। अब किसान तो एमएसपी के लिए रो रहा है। हालात देखिए, महिलाओं को देखिए, महंगाई को देखिए। आपने कहा 50 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई तो बढ़ गई। आप गैस के बोतल के बारे में देखें, वो बोतल सिर पे रख के क्या क्या कैंपेनिंग किया, पेट्रोल डीजल के। और सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट आपसे ये है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वर्ल्ड मार्केट में जब क्रूड ऑयल का प्राइस $140 था, तब भी कांग्रेस की यूपीए सोनिया गांधी की सरकार 60-65 रुपये में पेट्रोल डीजल देती थी। आज वो दाम गिर के क्रूड ऑयल के $60 के करीब आ गए, बहुत नजदीक आ गए। उसके बाद भी आप उस पेट्रोल को 100 रुपये के दाम बेचते हैं। जी। तो पैसा कहाँ जाता है? जी। अगर जनता के भले के लिए जाता हो तो कोई बुरी बात नहीं। किसी का काम करने का तरीका, किसी सरकार का, किसी पार्टी की सरकार का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सरकारें डेमोक्रेसी में इसलिए काम करती है कि ये देश की जनता का भला चाहे, उसका कल्याण करे, उसके डेवलपमेंट के लिए वो पैसों का खर्च किया जाए। जी। पर अब तो ये सीधा होता है कि जो गैप है वो 65 से 100 का, वो पैसा तो सीधा चला जाता है उनके दोस्तों को। जी। और जब भी उनके सामने सवालात खड़े होते हैं, चाहे 12,000 करोड़ का बाहर से पैसा आया हो, या वो प्लेन के बारे में आया हो, या किसी भी बारे में, कभी भी एक हरफ भी न प्रधानमंत्री बोलते हैं, न वो उद्योगपति बोलते हैं, न कोई बोलते हैं, न कोई इंक्वायरी होती है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सोनी जी, आपने कहा कि 2014 में जब इनकी सरकार बनी, न्यायपालिका को भी इन्होंने प्रभावित किया, लेकिन कई बार आप न्यायपालिका की तारीफ भी करते हैं। इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उजागर किया इन्होंने, और भी बहुत सारे इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सपोर्ट है। देखिए, बहुत टाइम के बाद थोड़ी सी देयर इज अ रे ऑफ होप, आशा की किरण निकली है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस की वजह से कुछ सच्चाइयां बाहर निकलेगी। पहले तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई इंक्वायरी नहीं, मतलब प्रधानमंत्री अनडिस्प्यूटेड, अनक्वेश्चन, जैसे कि डिक्टेटर होता है, वो पर्सनालिटी आपने कोशिश करके दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस के शासन में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में देखिए कि कोई भी ऑपोजिशन लीडर कुछ भी बोलता तो नेहरू जी खुद इंक्वायरी के लिए तैयार हो जाते, वो बात करते। और पूरे कांग्रेस के रिजाइम में ये आपने देखा होगा। आज तो कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। आप सोचिए कि किसी भी देश का जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, वो प्रेस को नहीं मिले, प्रेस के सवाल जवाब नहीं ले। क्यों नहीं लेगा? डरता है। सोलंकी जी, आप मुझे ये बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है कि पिछले 10 सालों से एक भी प्रेस मीट नहीं, अलबत्ता इंटरव्यू अक्षय कुमार ने भी लिया। इंटरव्यू अलग, देखो इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। आप भी अच्छे इंसान, मुझे अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, उसी तरह वो भी पूछते होंगे। बाकी कहने का मतलब, जब ओपन फोरम में क्वेश्चन किए जाए और जो क्वेश्चन आवे तो उस क्वेश्चन के जवाब मिलने चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन जो बनाया कांग्रेस पार्टी ने फॉर ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको ही खत्म कर दिया आपने सवाल पूछने की कोई जगह ही नहीं रखी। और फिर आपको यहाँ प्रधानमंत्री आए, आपने कहा, बड़ी रैली की, आपने कहा, यूपी के चीफ मिनिस्टर, आपने बहुत अच्छे अच्छे सारे काम किए और बड़े अच्छे डिसीजन लिए जम्मू कश्मीर के लिए, तो आपको क्यों आना पड़ता है? और वो भी देखते हैं, आप कहते हैं कि बहुत बड़ी मीटिंग हुई, संख्या देख के आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में ये कोई बड़ी संख्या नहीं है, या यूपी के चीफ मिनिस्टर में कुर्सियां खाली हो, ये हालात हो, और कोई इम्पोर्टेंट इश्यू देश के विकास के लिए कोई नई बात, कोई नई चर्चा ये न करे, और छोटी छोटी बातों में लोगों को उलझाया जाए और फिर कन्वर्ट कराया जाए, तो मुझे लगता है कि अब जनता कोई झांसे में नहीं आने वाली है। जी। लेकिन जिस तरीके से ये राम मंदिर, 370, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन चीज़ों को एग्जेजरेट करके पेश कर रहे हैं लोगों में, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। देखिए, पूरे विश्व में जो
पॉलिटिक्स चलती है जी उसमें रिलीजन और काफ़ी चीज़ें इतिहास को कैसे तोड़ मरोड़ करके वो करके लोग अपना अपना काम निकाल लेते हैं। पर इस बार हालात ऐसे हुए हैं कि जनता त्रस्त हो गई एक लेवल से। पहले बोलती नहीं थी, निकलती नहीं थी, डरती थी। या जीएसटी से डरेंगे, या इनकम टैक्स से डरेंगे, या ईडी से डरेंगे, या सीबीआई से डरेंगे। हर तरह के जो डर था अब लगता है, नहीं तो पहले मिलते नहीं थे कांग्रेस वालों से लोग, अरे भैया हमारा नाम मत लेना, हम तो व्यापारी है, हमको बिजनेस करना है, हमें धंधा करना है, हमें मत डालो इसमें। अब आप देखते हैं उनके मुंह पर, आप चिंता मत करो, हम बाहर नहीं निकलेंगे, बट अब की बार कांग्रेस को जिताएंगे। अब हम जम्मू कश्मीर की सियासत में बात करें। जी, अब सवाल यह है कि इंडिया ब्लॉक एक बड़े काज के लिए बना था कि जो डिक्टेटरशिप, आपके मुताबिक डिक्टेटरशिप चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है, संविधान बदला जा सकता है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में इस अलायंस को इंटैक्ट नहीं रख सके। एक सीट जो पीडीपी को देनी थी अनंतनाग वाली, उस पर भी सहमति नहीं बना पाए। देखिए कुछ बातें समय के साथ चलती है, इसलिए समय के साथ चल रही है। जी, आप प्रभारी हैं इसलिए आपका दायित्व ज्यादा बन जाता है। अब आपसे एक कठिन सा सवाल पूछूंगा जी। कि कश्मीर की 3 सीटों पे आप पीडीपी को सपोर्ट कर रहे हैं या एनसी को? ये कठिन सवाल है आपके लिए। देखिए हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जी, इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में महबूबा मुफ्ती कहती मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो फिर और तो कठिन हो आपको जाएगा। मानना चाहिए। आप ये बात मानते क्यों नहीं है? और कठिन हो जाएगा फिर। नहीं, आप ये बात को क्यों नहीं मानते हैं जब आप खुद ही कह रहे हैं? तो अभी तो हम फोकस कर रहे हैं जम्मू की 2 सीटों पर, क्योंकि पहले चरण का चुनाव है, एक 19 को और एक 26 को। यस, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकतवर गढ़ या वो समझती है। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का सबसे पहला जवाब भारतीय जनता पार्टी को जम्मू की 2 सीटों से मिलेगा। सोलंकी साहब, सपोज मैं बारामूला से ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ आपका, या सपोज अनंतनाग से हूँ, और आप मुझे कहते हैं आपने इंडिया ब्लॉक के फेवर में वोट डालना है, फिर मैं तो पशु पेश में रहा। वो सही कह रहे हैं आप जी। वो आपकी बात ट्रिकी है प्ले करने की है, नहीं, पर वोटर भी समझदार है, कार्यकर्ता भी समझदार है, और हमारी पार्टी का फ्लो भी समझदार है। जी, देखिए आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो समन्वय और तालमेल इंडिया ब्लॉक में होना चाहिए था नहीं हो पाया, किस एंड से कमी रही? साधारण सवाल। कोई मैं कमी की बात ही नहीं सोच रहा हूँ, कभी कभी फ्लो में बातें निकलती है, तो आने वाले समय में फ्लो के साथ भी सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। जी, हमने डीडीसी के चुनाव देखे थे, जी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव। ये बीजेपी ने बड़ा जोर दिया था, टॉप टू बॉटम यूनियन मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, सीटें कम थी, लेकिन कांग्रेस का स्टार प्रचारक अभी भी कोई, अभी आपको कह रहे हैं कि उम्मीद भी है, और आपको लगता है कि 2004 जैसे हालात बने हुए हैं। जी। इंडिया शाइनिंग का स्लोगन दिया जा रहा है, लेकिन शाइन है कि नहीं ये 4 जून को पता चलेगा। आपके स्टार प्रचारक क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या ये सिर्फ 2 सीटें इसलिए? नहीं, हमारे स्टार प्रचार अभी हमारी रंजीता रंजन घूम रही है, कल राज बब्बर आ रहे हैं, सचिन पायलट 16 को आ रहे हैं। जी, मतलब और लीडर्स आर कमिंग जी। एंड मोर में कम। पर हमने जो तय किए है, हमारे स्टार प्रचारक, ये तो पूरे देश का चुनाव है, सभी जगह घूम रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, और हमारे राहुल जी की, हमारे प्रियंका जी की, हमारे सोनिया जी की, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो डिमांड है, तो सब जगह तो वो जा नहीं पाएंगे। और मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर तक आना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटिंग कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल टाइम डिफिकल्टीज है। बाकी हमारे लीडर्स पूरे देश में अच्छी तरह से घूम रहे हैं, अच्छी तरह से जा रहे हैं, और जो कैंपेन कर रहे हैं बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है ग्रेजुअली, मैं फिर दोहराऊं, दिस विल बी ए रिपीटेशन ऑफ 2004, क्योंकि साइलेंट मेजॉरिटी विल गिव सपोर्ट टू कांग्रेस पार्टी। जी, सोलंकी जी, राहुल गांधी ने कहा कि ये 2024 के चुनाव 2 विचारधाराओं के चुनाव है, एक जो देश को जोड़ने की बात करता है, एक जो देश को विभाजित करने की बात करता है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल जी की यात्रा
कन्याकुमारी से शुरू तक कश्मीर और मणिपुर से जो मुंबई तक हुई, वो कोई उस टाइम पॉलिटिकल बात नहीं थी, पर बात ये थी कि जो जहर फैलाया जाता था, अब जहर तो जल्दी फैलता है, प्यार बांटना हो तो डिफिकल्ट होता है, प्यार की दुकान खोलना तो कोई जल्दी आएगा नहीं ऐसे लगता है, पर उन्होंने डिफिकल्ट काम लिया कि लोगों के बीच चले जाओ, उनका मजाक उड़ाया गया, बहुत सारी बातें हुई। बस जिस तरह से लोगों से मिलते 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 चले दोनों उनकी यात्रा में, जन समर्थन, आशीर्वाद, प्यार मिला, जानने को मिला, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है, और ये उसका असर खाली यात्रा के रूट अकेले पर नहीं हुआ, पूरे देश और दुनिया में हुआ। और उसी वजह से ये लोग डरे हुए हैं कि साइलेंट मेजॉरिटी है, उसने समझ लिया कि ये आदमी है शांतिपूर्ण तरीके से देश को जोड़ के, बेसिकली तो जो मसले हैं उसका सॉल्यूशन देश के लोगों को निकालना है जी। तो देश के लोग इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। जी, क्या सोलंकी जी आपको लगता है कि भारत की बात विदेश तक पहुंचाना उचित है? जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने भी कहा कि डेमोक्रेसी को खतरा है, उससे पहले राहुल गांधी किसी विदेश में जाके कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। ये दो बातें। देखिए, राहुल गांधी का कहने का मतलब वही था कि देश की व्यवस्था जो डेंजरस है, उनका देश के प्रति जो सम्मान है वो परिवार का, कि अपनी जान न्यौछावर करके भी जिसके लिए वो समर्पित रहे, उनकी दादी माँ, उनके पिताजी, तो उनके लिए कोई वो सच्चा राष्ट्रभक्त कौन? बलिदान त्याग दे के अपने देश के लिए जीने वाला, या जो देश की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद देश को लिमिटेड 2-4 लोगों के हाथ में सौंपने वाला नेतृत्व या वो सरकार? ऐसा इतिहास में बहुत जगह बहुत बार हुआ है, पर ये लंबा नहीं चलता, इसका अंत जरूर आता है और जल्दी आता है। सोलंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।